इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है कंडक्टेंस और एक है सेल। आज हमें सेल तक कवर करना है, मतलब इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसके अंदर वो सारे, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड या फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो मोलिकुलर और जो कोवेलेंट सॉलिड है ये कंडक्ट नहीं करती, ये दोनों इंसुलेटर हैं, तो ये लोग करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। और मेटालिक सॉलिड जैसे कि आयरन रॉड और आयोनिक सॉलिड जैसे कि NaCl ये कंडक्टर्स हैं, तो ये कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? मेटालिक का एग्जांपल Fe रॉड है और इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल NaCl है, ठीक है। मेटालिक में मैटर ट्रांसफ़र होगा नहीं, कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी NaCl में होगा, हाँ। कोई भी केमिकल चेंज मेटालिक में होगा नहीं, केमिकल चेंज इलेक्ट्रोलाइटिक में हो रहा है, यस। चार्ज कैरियर कौन से है इसके? मेटालिक के फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइटिक के कौन से हैं? आयंस, कटायन और अनायन। Na+Cl- ये क्या है? कटायंस है, कटायन और अनायन है। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस कम होता है, किसमें? मेटालिक कंडक्टेंस में। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। और ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो थर्मल वाइब्रेशन जो कर्नल की वो इंक्रीज़ हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है। ओहम्स लॉ वैलिड है मेटालिक कंडक्टेंस पे, फैराडे लॉ वैलिड नहीं है। फैराडे लॉ चैप्टर के एंडिंग में आता है। ओहम्स लॉ, फैराडे लॉ दोनों वैलिड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे। Then talking about some terms related to electrolytic conductance which is resistance। जैसे resistance है, conductance है, specific resistance resistivity, specific conductance conductivity kappa, molar conductance और equivalent conductance, ठीक है। इन सब की यूनिट बस 2 मिनट में आने वाले हैं। कंडक्टिविटी सेल, जैसे एक ये कंटेनर है, इसमें कोई सोल्यूशन फिल्ड है और इसमें हमने 2 प्लेट्स डाली हुई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कितने डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस पे, उनका एरिया है A। रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? R=ρL/A। L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट। मतलब ये हर सेल में इन 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस और इनका एरिया तो एक ही रहेगा ना, मतलब हर प्लेट का अपना अलग अलग होगा बट वो एक ही क्वेश्चन में चेंज तो नहीं होने वाला, इसलिए उसको सेल कांस्टेंट कहा गया, ठीक है। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc या 1 ml में कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और कैपा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सम यूनिट्स, रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है, मोस्ट कॉमन ओहम, ठीक है। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? R इज़ 1/G। तो जो भी रेजिस्टेंस का यूनिट होगा कंडक्टेंस का उल्टा उसका इन्वर्स होगा, तो इसका ओहम है तो इसका क्या हो जाएगा? ओहम इन्वर्स, या फिर मोहो और या फिर साइमन भी बोलते हैं, मोहो या फिर साइमन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ओहम सेंटीमीटर। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों इन्वर्स रिलेशन है, इसका ओहम सेंटीमीटर है तो उसका ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस गिवन बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सारे आयंस के वजह से कितना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आ रहा है 1 मोल पे? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc या फिर 1 ml में कितना कंडक्टेंस है? कैपा, कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस नहीं कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर जैसे देखो ये 2 क्यूब है, 2 क्यूबॉइड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो कैपा इंटू 2, 3 है तो कैपा इंटू 3, 4 है, और वैसे ही कैपा इंटू n कर देंगे। और हमें जब n क्यूब्स दिए हैं उनके v वॉल्यूम है तो कैपा इंटू v मोलर। v मोलर मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मोलैरिटी दी है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की m मोलर, 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो 1 मोल में कितना होंगे? 1000/m। v मोलर का मतलब क्या है? 1000/m सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। v मोलर व्हाट इज 1000 बाय मोलैरिटी, यूनिट क्या है?
सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये क्या है, मोलारिटी। क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, फाइंड आउट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaCl। हमें V मोलर फाइंड करना है, 0.1 है मोलारिटी, तो 1000 बाय 0.1, ये ऊपर चला गया, कितना हो गया 10,000, ठीक है। देन इसका यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है, लिखते कैसे उसको, कैपा इंटू वी मोलर। वी मोलर का यूनिट क्या है, अभी हमने पढ़ा था सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। कैपा का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन। इसको हम क्या लिख लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर से एक ये कट जाएगा, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और ओहम को हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया। अब दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जब भी आता है तो उसमें किसकी बात करते हैं, नॉर्मेलिटी की। सारे आयंस कितना कंडक्टेंस दे रहे हैं साथ में मिलाकर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। जैसे उसमें कैपा इंटू एन था, इसमें भी कैपा इंटू एन है, एन क्यूब्स के लिए। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉर्मेलिटी 1 लीटर में n ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 बाई n। वी इक्विवेलेंट क्या है, 1000 बाई n। इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, उसका था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस हमने पढ़ा कैपा इंटू 1000 बाई m। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने पढ़ा कैपा इंटू 1000 बाई n, ठीक है। कैपा कटा, 1000 कट गया, बचा क्या, मोलर कंडक्टेंस बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस n बाई m। और मोल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मोलैरिटी n हमेशा m से बड़ा होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी हमेशा m से बड़ी होगी, और मोलैरिटी इंटू n फैक्टर ये नॉर्मेलिटी के बराबर होती है। यहाँ पे n बाई m है, तो n बाई m को हम क्या n फैक्टर के इक्वल बोल सकते हैं। तो मोलैरिटी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये इसका रिलेशन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, फिर सेल के बाद हमने कुछ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सारी यूनिट्स के बारे में, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस उनकी यूनिट्स, ठीक है, और उनके बीच का रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जिसमें कंडक्टेंस सबसे कम होगा उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हमें फाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकालना है तो हमने जो फॉर्मूला निकाला उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फाइनाइट वॉल्यूम पे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया इनफाइनाइट वॉल्यूम का, अगर हमें इनफाइनाइट वॉल्यूम पे कंडक्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए तो फॉर्मूला है ही नहीं। तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक है एक्सट्रापोलेशन मेथड, दूसरा है कोहरॉश लॉ। ये दोनों किस पे लगता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो एक्सट्रापोलेशन मेथड, ठीक है। ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है, हाइपरबोलिक है, ठीक है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, और ये है स्ट्रेट लाइन। अगर हमें याद रखना है तो हम सीधा सीधा ग्राफ याद रख सकते हैं कि एक्सट्रापोलेशन में स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आती है, हाइपरबोलिक तो आएगा ही नहीं, तो ये देख के सीधा ऑप्शन कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सट्रापोलेशन में 2 इसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा 1 हो, जो KCl, NaCl, HCl ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम डाइल्यूट करते हैं, मतलब किसी चीज़ में वाटर ऐड करते हैं, तो अल्फा सेम है, नंबर ऑफ आयन सेम है। अब नंबर ऑफ आयन सेम है, लेकिन हमने उसको डाइल्यूट किया, उसमें पानी मिलाया, तो उसकी ना स्पेस बढ़ गई, तो उसके एक दूसरे के बीच का जो इंटरेक्शन था वो ऑब्वियसली कम होगा। इंटरेक्शन कम हुआ है, लेकिन उनके पास जो घूमने फिरने की जगह है, मतलब जो मोबिलिटी है वो तो इंक्रीज हुई है, मतलब उसका कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है। ग्राफ कौन सा है, मोलर कंडक्टेंस और रूट सी का। जैसे रूट सी 0 पे जा रहा है तो ये मोलर कंडक्टेंस फाइनाइट पे जा रहा है, फाइनाइटनेस पे जाएगा, ठीक है। देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इसमें पढ़ना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये कैसे टूटता है, CH3COO- और H+ प्रोटॉन में। T0 पे सपोज इसका C है पहले से, ये दोनों 0 0 है, तो T = T1 पे कितना है, इसमें से C- C अल्फा गए, तो इन दोनों के C अल्फा बने।
अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम पढ़ते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ऊपर प्रोडक्ट वाला नीचे रिएक्टेंट का सी अल्फ़ा इसका कितना गया सी माइनस सी अल्फ़ा, ये कितना बना सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये किसके लिए, एसिटिक एसिड या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब जब के ए बहुत छोटा है, तो हम एसिटिक एसिड के लिए के ए की वैल्यू रिमाइंड करके रख सकते हैं 1.85 10⁻⁻5। यहाँ पे अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है तो के ए किसके बराबर आ जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर के। अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं √KA/C। अब अगर के ए फिक्स्ड है, किसी इक्वेशन के लिए के ए फिक्स्ड है, तो अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√C। सी किसके बराबर होता है n/v, तो हम अल्फ़ा को किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं 1/√v। अल्फ़ा प्रोपोर्शनल किसके आ गया √v। यही क्या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, और ये किस पे लगेगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम वाटर ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन होगा, अल्फ़ा इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग में सेम थे, इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। यहाँ पे y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, नहीं, स्ट्रेट लाइन होता तो क्या आता, y इज इक्वल्स टू mx। y इज इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, हाइपरबोला का ग्राफ आ रहा है। इट मीन्स एक्सट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्सट्रापोलेशन नॉट एप्लीकेबल फॉर NaCl is a strong electrolyte, HCl, KCl is a strong electrolyte, CH3COOH is not a strong electrolyte, it is a weak electrolyte। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक और चीज़ पढ़ने की है, Debye-Huckel-Onsager equation, which is molar conductance at finite volume is equal to molar conductance at infinite volume minus B√C। B क्या है, Debye-Huckel-Onsager कांस्टेंट, और B क्या है, क्या एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। और B किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। ठीक है, 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1,2 टाइप, 2,1 और 2,2 टाइप, इनके एग्जांपल्स NaCl, KCl और ये सारे। जैसे देखो एग्जांपल में है Na2SO4, K2SO4, ये कैसे वाले टाइप के हैं, 1,2 टाइप के हैं, पहला वाला Na है, दूसरा SO4 है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दोनों भी, 2,2 टाइप के हैं, B सेम है, स्लोप सेम आएगा। मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट वॉल्यूम, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट वॉल्यूम माइनस B√C। इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में लिखना है तो y mx और ये c, इंटरसेप्ट है c। यहाँ पे जो tan थीटा है स्लोप, ये क्या है, b रिप्रेजेंट करता है इसका स्लोप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे b हम ना दोनों का सेम आएगा, क्योंकि ये 2 टाइप के हैं, तो दोनों का स्लोप सेम आएगा, मतलब स्लोप कट करेगा, नहीं कट नहीं करेगा, दोनों पैरेलली चलेंगे। और हमने पढ़ा है कि जो एक्सट्रापोलेशन में मेथड आता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा ना टिल्टेड होता है नीचे की तरफ, वो डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ B विल बी सिमिलर फॉर सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सेम सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, B सेम, स्लोप सेम। फिर दूसरा मेथड है कोरॉश लॉ, कि हम पढ़ तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे ही रहे हैं। इन दिस लॉ हम अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% है, मतलब मैक्सिमम 1 के बराबर हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि इसमें हर एक आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस देगा, इर्रिस्पेक्टिव कि दूसरा कौन सा आयन प्रेजेंट है उसमें। मेन स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस कटायन एंड अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सपोज एक रैंडम इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ये कैसे टूटेगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, A+Y और B-X। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो उसकी कटायन और अनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा।